जैसे ही सिनेमा का जन्म हुआ तो इसके कुछ समय के अंतराल में ये विद्या हमारे देश पहुंच गई। बल्कि देखें तो सिनेमा भारतीय लोगों के जीवन का एक मुख्य अंग है, था और रहेगा। वो कहते हैं ना, शो मस्ट गो ऑन। कितने ही लोग इस बड़े पर्दे को देखने के लिए आकर्षित हो जाते हैं, कितने ही कलाकार इसकी ओर खींचे चले आते हैं। ऐसे बहुत से महारथी हैं हमारे फिल्म उद्योग में। एक कलाकार ऐसा भी आया हमारी फिल्मों में कि उसके आने के साथ ही सिनेमा के मायने बदल गए। उस पर ऐसा आशीर्वाद था भगवान का कि दर्शक तो उस पर फिदा थे ही, हमारे फिल्म उद्योग के निर्देशक, निर्माता, पटकथा लेखक, हीरो हीरोइन, संगीतकार इत्यादि सभी उसकी आभा में नतमस्तक हुए जा रहे थे। फिल्म उद्योग और दर्शकों के लिए वो सिनेमा का भगवान बन गया। उसकी चमक ऐसी थी कि हिंदी फिल्मों को उससे पहले और उसके बाद परिभाषित कर सकते हैं। किसी किसी को वो नेपाली लगता था, पर उसके फैशन के, हेयर स्टाइल के, डायलॉग के लोग दीवाने थे। अब आपकी जिज्ञासा अपने चरम पर पहुंच गई होगी कि आज मैं किसकी कहानी लेकर आपके सामने लाया हूं। तो दिल थाम कर बैठिए दोस्तों, वो थे हमारी फिल्मों के पहले सुपरस्टार स्वर्गीय राजेश खन्ना जी। उनसे ही सुपरस्टार शब्द का आगाज़ हुआ। उनका फिल्म उद्योग में आगमन किसी धूमकेतु से कम नहीं था। आज हम बात करेंगे राजेश जी की। बातें शुरू करने से पहले अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा कि बेल आइकन का बटन दबाकर चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को शेयर, लाइक व कमेंट करना कतई ना भूलें। 29 दिसंबर 1942 को अखंड भारत के अमृतसर शहर में नंदलाल और चांदरानी खन्ना के घर राजेश खन्ना जी का जन्म हुआ। नंदलाल जी के बड़े भाई चुन्नीलाल और पत्नी लीलावती को कोई संतान नहीं थी, इसलिए अपने 6 बच्चों में से सबसे छोटे बेटे राजेश खन्ना को नंदलाल जी ने अपने भाई चुन्नीलाल को गोद दे दिया। तो यशोदा मैया का अधिकार तो देवकी से भी ज़्यादा था। वो अपने माता पिता के साथ मुंबई आ गए थे। उनकी स्कूली शिक्षा मुंबई में हुई। कॉलेज की पढ़ाई उन्होंने नवरोज वाडिया कॉलेज पुणे और केसी कॉलेज मुंबई से की थी। फिल्मों में आने से पहले राजेश जी का नाम जतिन खन्ना था। घर में प्यार से उनको सब लोग काका कहते थे। पढ़ाई के दौरान उनके सहपाठी रवि कपूर अर्थात अभिनेता जितेंद्र जी थे। काका जी ने इंटर कॉलेज ड्रामा प्रतियोगिताओं में जीत हासिल की थी, जिसके बाद उन्होंने थिएटर का रुख कर लिया। इसके बाद उन्होंने अपना फिल्मी संघर्ष शुरू कर दिया। राजेश खन्ना के माता पिता इतने धनवान थे कि वे फिल्म निर्माताओं से मिलने के लिए अपनी स्पोर्ट्स कार से जाते थे। एक स्ट्रगलर होने के बावजूद वैसी कार उस दौर के हीरो के पास भी नहीं होती थी। पुराने समय में भी टैलेंट हंट नाम की कुछ प्रतियोगिताएं होती थी, जिनसे नए कलाकारों को फिल्म में काम करने का मौका दिया जाता था। नायक धर्मेंद्र जी भी ऐसी ही प्रतियोगिता जीतकर हीरो बन पाए थे। सन 1965 में यूनाइटेड प्रोड्यूसर और फिल्म फेयर ने ऐसी ही प्रतियोगिता आयोजित की थी। इसमें 10,000 लड़के चुने गए थे, जिनमें से 8 लड़के छांटे गए। अंत में राजेश खन्ना को विजेता घोषित किया गया। प्रतियोगिता जीतते ही राजेश जी का संघर्ष खत्म हुआ। उन्हें पहला मौका निर्माता निर्देशक चेतन आनंद ने अपनी फिल्म आखिरी खत में दिया। ये फिल्म सन 1966 में रिलीज हुई थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल साबित हुई। इसी वर्ष उनकी राज, औरत, बहारों के सपने रिलीज हुई। ये सभी फिल्म औसत दर्जे की थी। इसके बाद निर्माता निर्देशक शक्ति सामंत ने उन्हें फिल्म आराधना में अवसर दिया। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। फिल्म की सफलता में सचिन देव बर्मन के संगीत का एक बड़ा योगदान था। फिल्म के गाने घर घर गूंज रहे थे। इसके बाद राजेश खन्ना ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आराधना को बेस्ट फिल्म का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक हिट फिल्में दी। बात 1968 की है। दिग्गज डायरेक्टर अपनी फिल्म आराधना के म्यूज़िक पर संगीतकार एस.डी. बर्मन और उनके असिस्टेंट पुत्र आर.डी. बर्मन के साथ मीटिंग कर रहे थे। इस फिल्म से पहले काका की कोई पहचान नहीं थी। तय हुआ हीरो के लिए किशोर कुमार से गवाया जाए।
पर जब उन्हें पता चला कि हीरो नया है तो किशोर ने उनसे मिलने की मांग रख दी। तय समय पर काका किशोर कुमार के घर पहुंच गए। प्यास से गला सूख रहा था पर किशोर ने उन्हें पानी तक के लिए भी नहीं पूछा। किशोरदा ने पूछा कि फिल्मों में काम क्यों करना चाहते हो, तो काका ने जवाब दिया कि मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। किशोर ने फिर सवाल किया, फिल्मों में काम करके कैसी सेवा? काका ने जवाब दिया कि फिल्मों में काम करके मैं लोगों का मनोरंजन करूँगा और मनोरंजन भी एक तरह की सेवा है। जवाब सुनकर किशोरदा खुश हो गए। नौकर से चाय नाश्ता मंगवाया और बोले, तेरे लिए मैं गाऊंगा और कई गाने गाऊंगा। बाद में आराधना फिल्म के गाने देश के कोने कोने में बज रहे थे। किशोरदा ने काका की 91 फिल्मों में अपनी आवाज़ दी। यहाँ पर देखा जाए तो उन पर किशोरदा का भी आशीर्वाद था। R.D. बर्मन ने उनकी 40 फिल्मों में संगीत दिया। उनकी फिल्म हाथी मेरे साथी के एक गाने के लिए किशोर कुमार जी ने मना कर दिया था। किशोरदा ने कहा कि ये गाना रफ़ी से करवाइए। किशोरदा के इस फैसले से काका भी नाराज़ हो गए। वो गाना था, नफ़रत की दुनिया को छोड़कर प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। जब ये गाना थिएटर में बजा तो दर्शकों की आंखें नम हो गई थी। आराधना फिल्म की सफलता के बाद राजेश खन्ना ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आराधना को बेस्ट फिल्म का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इसके बाद उन्होंने एक से एक हिट फिल्में दी। उन्हें के नाम लगातार 17 हिट फिल्म देने का रिकॉर्ड है जो आज भी कायम है, जिनमें 1969 में आराधना, इत्तेफाक, दो रास्ते, बंधन, खामोशी, डोली। 1970 में सफ़र, आन मिलो सजना, द ट्रेन, सच्चा झूठा। 1971 में कटी पतंग, अंदाज, आनंद, महबूब की मेहंदी, हाथी मेरे साथी। 1972 में दुश्मन, अमर प्रेम। उनकी फिल्मों के संगीत का भी उनके कैरियर में अहम योगदान था। उनकी फिल्मों के गाने आज भी सुपर डुपर हिट है। फिल्मों में राजेश खन्ना के पहने कुर्ते बहुत पॉपुलर हुए। सन 1970-75 के दौरान पैदा हुए ज़्यादातर बच्चों का नाम राजेश रखा गया। राजेश खन्ना की पॉपुलैरिटी ऐसी थी कि आज तक किसी कलाकार को ऐसी चमक नसीब नहीं हुई है। लड़कियां उनके नाम का सिंदूर लगाती थी, उनकी गाड़ी के आगे लेट जाती थी, कोई अपने हाथ पे, कोई अपने गाल पर उनका ऑटोग्राफ लेती थी। मतलब इतना स्टारडम ना शाहरुख खान ने देखा है ना सलमान खान ने। कहावत तो ये हो गई थी, ऊपर काका नीचे काका। निर्माता निर्देशक राजेश खन्ना के घर के बाहर लाइन लगाकर खड़े रहते थे। वे किसी भी कीमत पर उनको अपनी फिल्म में लेना चाहते थे। राजेश खन्ना ने मुमताज़ के साथ 8 सुपरहिट फिल्में दी। शर्मिला टैगोर के साथ भी उनकी जोड़ी खूब पसंद की गई। ऐसा ही एक किस्सा फिल्म आनंद से भी जुड़ा है। ऋषिकेश मुखर्जी जब ये फिल्म बना रहे थे तो मुख्य रोल उन्होंने अपने मित्र राज कपूर के लिए लिखा था, पर उस समय राज कपूर जी बीमार चल रहे थे। ऋषिदा ने सोचा कि कहीं फिल्म की कहानी रियल ना बन जाए, क्योंकि इस फिल्म में नायक कैंसर की बीमारी से जल्द ही संसार छोड़कर चला जाता है। तो ऋषिदा के मन में ये वहम बैठ गया, कहीं उनके मित्र के साथ भी ये अनहोनी ना हो जाए, ये बात रियल ना हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मित्र राज कपूर को लेने का विचार मन से निकाल दिया। इसके बाद उन्होंने उत्तम कुमार, शशि कपूर और किशोरदा से इस फिल्म में काम करने के लिए बात की, पर बात नहीं बनी। इसके बाद ऋषिदा के अजीज मित्र गुलजार के माध्यम से काका को इस फिल्म के बारे में पता लगा। गुलजार ने उनको कहानी का आइडिया बता दिया। बस यहीं से काका ने ठान लिया कि किसी भी कीमत में आनंद फिल्म में ये रोल करना है। वो पहुंच गए ऋषिदा के पास, अपनी ख्वाहिश रख दी। ऋषिदा लो बजट में फिल्म बनाते थे। उन्हें पता था कि राजेश खन्ना सुपरस्टार है, पर काका ने उनकी चिंता को समझा और बोल दिया, आप जो दोगे वो मैं ले लूँगा, पर यह फिल्म मैं ही करूँगा। काका ने डेट भी, फीस भी सभी ऋषिदा के अनुसार ली। इस तरह ये कालजयी फिल्म बनी।
फिल्म का संगीत, कहानी, एक्टिंग सब मस्त थे। ये था काका का अच्छी फिल्में करने का जुनून। अच्छे फिल्मकारों का काका पर आशीर्वाद रहा। अब कहानी राजेश खन्ना के बंगले आशीर्वाद की। राजेश खन्ना का बंगला आशीर्वाद बहुत प्रसिद्ध था। हालांकि इस बंगले की कहानी भी शापित और भूतिया बंगले वाली है। मुंबई के काटर रोड पर स्थित ये बंगला पहले एक एंग्लो इंडियन परिवार का हुआ करता था। 1950 के दशक में मशहूर अभिनेता भारत भूषण ने इसे खरीद लिया। मिर्जा गालिब और बैजू बावरा जैसी हिट फिल्में देने वाले भारत भूषण का कैरियर उस समय पीक पर था। इस बंगले को खरीदने के कुछ साल बाद उनकी फिल्में फ्लॉप होने लगी। भारत भूषण को आर्थिक रूप से इतना संघर्ष करना पड़ा कि कर्ज उतारने के लिए उन्हें ये बंगला बेचना पड़ा। भारत भूषण के बाद हिंदी फिल्मों के जुबली कुमार राजेंद्र कुमार ने सन 60 के दशक में इस घर को 60,000 रुपये में खरीद लिया। इस बंगले को लेने के बाद राजेंद्र कुमार का कैरियर टॉप पर चला गया। उनकी हर फिल्म सिल्वर जुबली मना रही थी। यहाँ से ये बात फिल्म इंडस्ट्री में फैली कि राजेंद्र कुमार के इस स्टारडम के पीछे ये भूतिया बंगला है। ये बात काका तक भी पहुँची। काका ने राजेंद्र कुमार से कहा कि आपने बहुत हिट फिल्में दी हैं, आप ये बंगला मुझे दे दें ताकि मेरा कैरियर भी आगे बढ़े। काका ने किसी तरीके से राजेंद्र कुमार को ये बंगला बेचने के लिए मना लिया। राजेंद्र खन्ना ने 70 के दशक की शुरुआत में 3.5 लाख रुपए में ये बंगला खरीदा था। बंगला खरीदते ही राजेश खन्ना ने अंदाज, अमर प्रेम, जोरू का गुलाम, मेरे जीवन साथी, अनुराग, राजा रानी, दाग, नमक हराम, आपकी कसम, प्रेम नगर, अजनबी, रोटी, महबूबा जैसी हिट फिल्में दी। इसके बाद उनकी फिल्में फ्लॉप होने लगी। राजेश खन्ना जी का स्टारडम जैसे ऊंचाइयों पर था, पर जब फिल्में पिटने लगी तो उनका कैरियर ग्राफ उतनी ही तेज़ी से नीचे आया। दरअसल उस समय अमिताभ जी के साथ एक्शन फिल्मों का दौर शुरू हो गया, पर काका समय के साथ अपनी भूमिका को ढाल नहीं पाए। 1980 के बाद उन्होंने दोबारा वापसी की। कुदरत, अशांति, धर्म काटा, डिस्को डांसर, अवतार, सोतन, अगर तुम ना होते, बेवफाई, आखिर क्यों, अलग अलग, अमृत जैसी फिल्मों के से फिर वापसी की। वह अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया, पर 70 के दशक वाला क्रेज़ कभी वापस नहीं आया। काका ने नए लोगों की फिल्म इंडस्ट्री में सहायता भी खूब की। जावेद अख्तर ने अरबाज खान के चैट शो में अपनी यादों को शेयर किया है। उन्होंने बताया कि राजेश खन्ना ही वो शख्स थे जिनकी वजह से उन्होंने खूब पैसे कमाए। दरअसल फिल्म अंदाज का फर्स्ट हाफ लिखा जा चुका था, लेकिन ये कहानी फिल्म के हीरो राजेश खन्ना को पसंद नहीं आई। राजेश खन्ना राजेंद्र कुमार से 3.5 लाख रुपए में बंगला खरीद रहे थे, जैसा मैंने पहले आपको बताया। काका को पैसे की सख्त ज़रूरत थी तो उन्होंने अंदाज फिल्म का 2.5 लाख का साइनिंग अमाउंट ले लिया। अब वो ये फिल्म छोड़ भी नहीं सकते थे। काका ने सलीम जावेद की जोड़ी से बात की और बोले कि इसी कहानी पर फिल्म करूँगा तो फिल्म का फ्लॉप होना तय है, तुम दोनों कुछ भी करो, इसकी स्क्रिप्ट दुरुस्त कर दो। सलीम जावेद ने स्क्रिप्ट पर काम करना शुरू कर दिया। इसके बाद उन्होंने ये स्क्रिप्ट काका और उसके निर्माता को सुनाई तो काका और निर्माता को ये कहानी बहुत ही पसंद आई। राजेश खन्ना ने सलीम जावेद दोनों को 5-5 हज़ार रुपये दिलवाए। इस तरह राजेश खन्ना भी हिट होते गए और उनके साथ सलीम जावेद भी। राजेश खन्ना ने कभी किसी फिल्मकार से पैसे नहीं मांगे, बल्कि उन्होंने जो बजट के आधार पर दिया वो उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। ये थी उनकी फिल्मों के प्रति जुनूनी बात। अब बात काका के इश्क और शादी की। अभिनेत्री अंजू महेंद्रू को काका अपने थिएटर के दिनों से जानते थे। अंजू काका के अंतिम समय तक गर्लफ्रेंड रही। मुमताज़ ने हाल में ही दिए गए एक इंटरव्यू में स्वीकार किया कि अंजू महेंद्रू पत्नी की तरह ही थी, बल्कि वो काका के घर आने वाले सभी मेहमानों की तामीरदारी भी करती थी। काका अंजू से शादी करना चाहते थे, पर अंजू ने अपने कैरियर के चलते उनसे शादी के लिए मना कर दिया। बस यहीं से कहानी में डिम्पल कपाड़िया की एंट्री होती है। राजेश खन्ना ने 1973 में डिम्पल कपाड़िया से शादी करके पूरी फिल्म इंडस्ट्री को चौंका दिया।
यही नहीं, उन्होंने जानबूझकर अंजू महेंद्रू को चिढ़ाने के लिए उसके घर के सामने से अपनी बारात निकाली और 1 घंटा बाराती अंजू के घर के सामने डिस्को डांस करते रहे। शादी के बाद उनकी 2 बेटियां हुईं, ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना। शादी के 11 साल बाद डिम्पल और काका में अलगाव हो गया। दोनों अलग अलग रहने लगे, पर सार्वजनिक रूप से दोनों ने कभी तलाक नहीं लिया। उनके बाद काका का रोमांस अभिनेत्री टीना मुनीम के साथ भी रहा। अपने अंतिम वक्त में वो अनीता अडवाणी नाम की गर्लफ्रेंड के साथ रहते थे। डिम्पल के घर छोड़ने के बाद काका अकेले हो गए थे। उन्होंने लोगों पर विश्वास करना छोड़ दिया था। आत्मविश्वास कम हो गया। 14 महीने तक उन्होंने कोई फिल्म साइन नहीं की। लगातार चिंता में रहते थे और आत्महत्या के ख्याल भी उनको परेशान करते थे। पर अपनी बेटियों से वो बेपनाह मोहब्बत करते थे। सार्वजनिक स्थानों पर अक्सर वो पत्नी व बेटियों के साथ देखे जाते थे। राजीव गांधी के कहने पर काका ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। 1991 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी के कद्दावर नेता लाल कृष्ण आडवाणी के विरुद्ध नई दिल्ली की सीट से उतारा गया। यहाँ वे महज 1500 वोटों से ये चुनाव हार गए। उस समय आडवाणी गांधीनगर की सीट से भी चुनाव लड़े थे। उन्होंने गांधीनगर की सीट रखकर नई दिल्ली वाली सीट छोड़ दी। नई दिल्ली सीट पर दोबारा हुए उपचुनाव में काका ने फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा को 25,000 वोटों से हराया। इसके बाद उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, पर वो कांग्रेस के लिए एक कार्यकर्ता की हैसियत से चुनाव प्रचार करते रहे। यहाँ पर भी उन पर भगवान का आशीर्वाद था। काका ने 1988 के बाद चारित्रिक भूमिकाओं से भी अपनी पहचान बनाई। फिल्म विजय, घर का चिराग, स्वर्ग, घर का उजाला, आ अब लौट चले, काश मेरे होते, 2 दिलों के खेल में अपनी भूमिकाओं की छाप छोड़ी। 2011 में काका की तबीयत कुछ खराब रहने लगी। चेक कराया तो डॉक्टर ने बताया कि उन्हें 4थी स्टेज का कैंसर है। ये बात उन्होंने अपने करीबियों तक सीमित रखी। परिवार को बोल दिया कि ये खबर उनके फैंस तक ना पहुँचे। जून 2012 में उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब रहने लगी, जिस वजह से 23 जून को मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। तबीयत ठीक होने के बाद 8 जुलाई को उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई। 14 जुलाई को दोबारा तबीयत ख़राब होने के चलते उन्हें फिर लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब उन्हें एहसास हो गया था कि उनके पास ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए उन्होंने बोल दिया कि वो आखिरी सांस अपने बंगले आशीर्वाद में लेना चाहते हैं। हम लोग कुछ भी कहें, पर काका ने अपना प्रेम अंत समय तक आशीर्वाद बंगले पर बनाए रखा। 18 जुलाई 2012 को उन्होंने अपने घर पर परिवार के साथ अंतिम सांस ली। अंतिम समय में पत्नी डिम्पल कपाड़िया भी उनके साथ थी। दामाद अक्षय कुमार और समीर शरण, दोनों बेटियां ट्विंकल खन्ना, रिंकी खन्ना, देवता देवती, सबके सामने उन्होंने अंतिम विदा ली। अच्छा, तो हम चलते हैं। पूरा फिल्मी जगत और उनके चाहने वालों के लिए ये किसी सदमे से कम नहीं था। उनकी अंतिम यात्रा में 10 लाख लोग शामिल थे। ये था उनका काका के प्रति प्यार। काका को वाकई भगवान का आशीर्वाद मिला था। शायद यही कारण था कि उनके बंगले का नाम आशीर्वाद था। काका को अपने बंगले से इतना प्रेम था कि उन्होंने सफलता, असफलता, सुख दुख सब इस बंगले में काटे। अंतिम समय तक वो आशीर्वाद में ही रहे। बंगले को खरीदने की बात सुनकर उन्होंने सलीम खान के बेटे सोहेल खान को बहुत डांटा था। राजेश खन्ना के लिए आशीर्वाद किसी फिल्म स्टूडियो की माटी से कम नहीं था, बल्कि वो उनके जीवन का एक आधारभूत स्तंभ था। वो कहते हैं ना, बलख ना बुखारे, जो सुख छज्जू दे चौबारे। राजेश खन्ना जी को 1971 में सच्चा झूठा के लिए, 1972 में आनंद के लिए, 1973 में अनुराग व 1975 में आविष्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। 2005 में फिल्म फेयर ने उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया। यही नहीं, काका को फिल्म फेयर के लिए 14 बार, बंगाली फिल्म जर्नलिस्ट अवार्ड के लिए 25 बार नामांकित
किया गया। ये था उनका जलवा। दोस्तों, ऐसे लोग संसार में बहुत कम हैं जिन्हें भगवान का इतना आशीर्वाद मिलता है कि वो लोगों के दिलों पर राज करते हैं। राजेश खन्ना की आप आलोचना करें या समालोचना, वो केंद्र में रहते हैं। हिंदी फिल्मों के इतिहास में वो हमेशा केंद्र में रहेंगे और हमेशा उनकी गिनती अच्छे कलाकारों में की जाएगी। तो दोस्तों, ये थी हमारे आज के हिंदी फिल्मों के सुपरस्टार राजेश खन्ना जी की कहानी। अगली बार ऐसे ही किसी कलाकार की कहानी लेकर आपके सामने ज़रूर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।